गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल तक हमारे अध्याय 3 कंप्लीट हो चुका है हमारा भी। ठीक है, और अध्याय 4 शुरू करने वाले हैं। तो 3 चैप्टर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। कम से कम 15 नंबर का इन 3 चैप्टरों से आएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़े चैप्टर हैं नहीं ये, ठीक है, 12th क्लास के हिसाब से। लेकिन 15 नंबर का आएगा जो आसानी से ला सकते हो अगर आपने पढ़ लिया है तो। और इस चैप्टर को कर लोगे तो 20 नंबर का मान के चलो। ठीक है, और आने वाले चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको अच्छे से समझना। अब जरा देखिए, अध्याय 4 में जो सारणिक है या डिटर्मिनेंट है, ये है क्या चीज़। तो पहली चीज़, आप लोगों ने आव्यूह पढ़ लिया है। आव्यूह को आप इस तरह से बॉक्स के अंदर कुछ अवयवों को लिखते थे, तो उसे आव्यूह कहते थे। ठीक है, अब इसी आव्यूह को सारणिक बनाते हैं। ठीक है, कौन सा आव्यूह सारणिक हो सकता है? तो एक वर्ग आव्यूह, यानी जिसमें जो कोटि हो m गुणा m की हो, दोनों सेम हो, या तो 1 गुणा 1 हो, या 2 गुणा 2 हो, या 3 गुणा 3 हो, या 4 गुणा 4 हो। मतलब इस तरह का जो भी आव्यूह होगा वो सारणिक बन सकता है। तो आव्यूह को आपने इस तरह से बॉक्स के अंदर आपने 3 गुणा 3 के लिए 9 अवयव ऐसे लिख दिए। अगर इसी चीज को अगर आप ऐसे वाले एक डिटर्मिनेंट कहते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में सारणिक को आप देख भी रहे हो, इसे इस तरह के बॉक्स में अगर आप यहाँ पर अवयवों को लिख दो, ठीक है, लेकिन ये वर्ग होगा हमेशा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? सारणिक कहते हैं। और सारणिक को दिखाने का तरीका है कि आप सारणिक, अगर इसको आप एक आप आव्यूह मान लेते हो, तो सारणिक ए क्या होगा? ये होगा। ठीक है, और इसको दिखाने के तरीके और भी हैं। सारणिक ए तो हमने इस तरह से लिखा है। एक तरीका है कि ऐसे आपने मॉड ऑफ ए लिख दिया। ठीक है, दूसरा तरीका है डी ई टी ऑफ ए लिख दिया, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो लिखते तो भी कई जगहों पर डी ई टी ए लिखा हुआ आएगा आप लोगों को। ठीक है, और एक चौथा तरीका है जो खाली ऐसे डेल्टा यानी त्रिभुज बना दोगे अगर आप छोटा सा, तो इतना बराबर ये लिखोगे तो इसका मतलब भी सारणिक कह रहे हो आप, ये होगा। समझ गए? इतना तरीका आपको पता चल गया कि आव्यूह जो है उसको ही सारणिक के रूप में बदल सकते हैं। अब देखिए, इस आव्यूह को हम हल नहीं कर सकते थे जो ऊपर पे हमें दिया गया है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, इस आव्यूह को आप हल नहीं कर सकते। आप इसको छोटा बना के बराबर 5 आंसर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। लेकिन आप इस जो आपका इस सारणिक है इसको हल करने का तरीका होता है। इस अवयव को लोगे, फिर कुछ करके इसको हल करके हम इसका उत्तर 4 5 ऐसे कुछ संख्याओं में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं आज वही सीखना है पूरा का पूरा। पहले आपको 1 गुणा 1 के अवयव में सीखना है, जिसमें एक ही अवयव होगा, एक पंक्ति और एक स्तंभ होगा तो एक ही अवयव होगा। उसके बाद 2 गुणा 2 का अवयव कैसे 2 गुणा 2 का सारणी कैसे हल करते हैं वो सिखाऊंगा आपको। उसके बाद 3 गुणा 3 का अवयव कैसे हल करते हैं वो सिखाऊंगा। ये तीनों चीज़ें आप लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले अध्याय में यही है, इसमें जो अध्याय 4 का पहली प्रश्नावली है पूरी आज कंप्लीट होगी। ठीक है, आप लोगों को करने पड़ेंगे बहुत से प्रश्न, और उदाहरण सारे मैं कराऊंगा पहले। ठीक है, तो ये चीज़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो पहले तो हम ये पढ़ लेंगे, उसके अध्याय देख लो कितने क्वेश्चन हैं इसमें, ताकि आपको पता चले। तो ये देख रहे हैं आप, कुछ बड़े क्वेश्चन खास हैं नहीं। तो ये रहे 8 क्वेश्चन, इसमें से कुछ मैं करा दूंगा, कुछ आप लोग करोगे, ठीक है, जो सेम होंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर सारणिक। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको सिखाया, सारणिक को इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं। आव्यूह एक आव्यूह दिया गया है तो हम उसको इस तरह से बॉक्स के अंदर 2 गुणा 2 का आव्यूह लिखकर आपको समझाने के लिए दिखाया है। और इसी को अगर आप सारणिक में बदलो, इस सारणिक ए निकालो इससे आव्यूह का, तो इसको आप मॉड के अंदर लिख दोगे। अब मॉड के अंदर लिख दोगे तो इसके अंदर दोबारा ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, एक ही ब्रैकेट आएगा मॉड वाला। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट ये आएगा। इन अवयवों को लिख दिया। और इसको ही दिखाने के और भी तरीके हैं सारणी के को, या तो डी टी ए से दिखा सकते हो, या आप मॉड ए से दिखा सकते हो, ठीक है, या डेल्टा से दिखा सकते हो। इतने तरीके हैं, इन सबको सीख लेना है। मॉड ए कहेंगे इसे डेल्टा कहेंगे। मॉड ए तो नहीं कहेंगे इसको, वही डिटर्मिनेंट ए कहेंगे, लेकिन मॉड भी आपको पता है ऐसा ही होता है साइन। ठीक है उसका। और डी ई टी ए याद रखना, इंग्लिश वाला। ठीक है, ये हिंदी में भी यूज होता है, ऐसा मत सोचना कि इंग्लिश में यूज होता है। अभी आगे कई प्रश्नों में मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, तो चलिए पहले तो एक बात समझ में आई कि आव्यूह ये है, और इसी का सारणी निकालना है तो हमें इस तरह से लिखना है। इसको हम हल नहीं कर सकते आगे, इसको हल कर सकते हैं। तो हल कर सकते हैं तो कैसे हल करते हैं, ये देखिए, ये पहली बात, ये जो आपका सारणी है ये 2 गुणा 2 का है। 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, तो 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। ठीक है, तो यानी ये वर्ग आव्यूह है तो इसको हल कर सकते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, इसमें जो विकर्ण है, ये विकर्ण है 1 और 4, ये गुणा होते हैं पहले, फिर माइनस का चिन्ह आता है, और फिर उल्टे वाले गुणा होते हैं 2 गुणा 3। 2 गुणा 2 का सारणी हल करना बहुत आसान है। ठीक है, 3 गुणा 3 के हल करने में थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा। इसमें तो कुछ भी सोचना नहीं है, पहले आपने इस वाले विकर्ण को गुणा किया, फिर इस वाले विकर्ण को, तो 1 गुणा 4 4 आया, माइनस 6 आया, घटाया तो -2।
यानी इस वाले सारणिक का उत्तर कितना आया, -2 आया। समझ में आ गया? काफ़ी आसान है, अभी आगे सिखाता हूँ सब चीज़ें। उसके बाद देखिए आगे एक चीज़ और लिखी है, केवल वर्ग अवयवों के सारणिक होते हैं, यानी जिनकी कोटि m गुणा m सेम वाली होती है, दोनों सेम होते हैं जिनकी कोटि में। ठीक है, तो उनका ही क्या निकाल सकते हो आप, सारणी निकाल सकते हो। अगर वर्ग अवयव नहीं है और आपसे बोल दे इसका सारणी निकालो, तो आप सीधे वहाँ पर उत्तर दोगे कि इसका सारणिक या इसका डिटर्मिनेंट संभव नहीं है। समझ गए? हर जगह पर होना ही जरूरी नहीं है, कहीं पर चीज़ें नहीं भी होती हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, 1 गुणा 1 के अवयव को निकालना देखते हैं, इसका सारणिक कैसे निकालते हैं। तो 1 गुणा 1 का अवयव मतलब a बराबर, आपको एक पहले अवयव लिख लेते हैं जिसमें एक ही अवयव है। देखिए एक पंक्ति है, एक स्तंभ है, तो 1 गुणा 1 के अवयव में तो आपको पता ही है कि एक पंक्ति और एक स्तंभ यानी एक ही अवयव होगा। तो अगर आप इसका सारणी निकालोगे तो मॉड ऑफ 2 आएगा और वो इसी 2 के बराबर हो जाएगा। अगर इसके अंदर -2 भी होता तो इसका अगर आप सारणी निकालते, ये ध्यान रखना ये सारणिक का चिन्ह है, मॉड का नहीं है। ठीक है, तो मॉडुलस या मॉड जो कहते थे, यानी ये -2 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। ये यहाँ पर लिख भी लेना, हो सके तो इसको -2 ही लिखना और इसको -2 ही लिखना उत्तर में भी। ठीक है, प्रश्न को ही -2 बना दो। ये सारणिक पढ़ रहे हैं, आपका मॉडुलस फलन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं फिर। 2 गुणा द्वितीय कोटि के अवयव, अगर आपसे एकल एक कोटि और द्वितीय कोटि कहे ना, तो कोटि में आप ये मत सोचना कि कोटि तो 2 गुणा 2 दो अवयव होते हैं। अगर दोनों अवयव, दोनों कोटियों में जो दोनों हैं, ये दोनों अगर सेम हो तो इसको एक ही बार आप द्वितीय कोटि लिखोगे, तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों जगह 2 2 है। तृतीय कोटि लिखोगे तो 3 गुणा 3 है। ठीक है, अगर 2 गुणा 3 है, ऐसा कोई कोटि है, तो इसको आप कुछ नहीं कह सकते, ना द्वितीय कोटि ना तृतीय, इसको आपने 2 गुणा 3 ही बोलना पड़ेगा इसकी कोटि। लेकिन अगर आपके पास 2 गुणा 2 का कोई अवयव हो या सारणिक हो, तो उसको आप द्वितीय कोटि बोल सकते हो। अगर 3 गुणा 3 का हो तो तृतीय कोटि बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, कई जगहों पर काम आती है। तो हमने द्वितीय कोटि के अवयव का सारणी निकालना सीख रहे हैं। ये ऊपर कराया है हमने, जैसे एक अवयव ए दिया है आपको, जो इस तरह से लिखा है, अवयव लिखा है तो इस तरह से लिखा होगा, सारणी लिखा है तो इस तरह से। ठीक है, और इसका आपने क्या निकालना है, सारणिक निकालना है। तो इस पता है आपको, अवयव ए को आपने पहले ऐसे लिखना पड़ेगा सारणिक के रूप में, और यहाँ पर भी आपने इसको मॉड के अंदर लिख देना पड़ेगा। फिर आपको पता है कि पहले हम इस वाले विकर्ण को गुणा करेंगे, हमेशा देखना दाएं वाले विकर्ण को करोगे, उल्टे वाले विकर्ण को बाद में करोगे। ठीक है, तो ये 1 गुणा 3 हो जाएगा, माइनस फिर उल्टे वाले विकर्ण को करोगे तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। इसको 1 3 -4 -1, यानी इसका उत्तर -1 आ गया। और इसका मतलब ये भी मत सोचना कि मॉड ए आपसे डिटर्मिनेंट ए कह रहा है, सारणिक ए कह रहा है, तो उत्तर हमेशा धनात्मक हो, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। लेकिन जबकि अगर आपसे मॉड ऑफ -a बोलता तो आप ए कहते, 1 कहते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें धनात्मक हो जाती है ना इस फलन में, लेकिन ये नहीं है, मॉडुलस नहीं है, ये आपका है सारणिक। ध्यान रखना, ये तो ऊपर सीखा था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तृतीय कोटि का अवयव का सारणिक, यानी 3 गुणा 3 की कोई अवयव है, उसका सारणी निकालो आप। तो आपको देखिए, आपको एक अवयव दिया है ए बराबर, इसमें आप देख रहे हो 1 2 3 पंक्तियाँ और 3 आपके स्तंभ। तो 3 गुणा 3 का है, यानी वर्ग अवयव है, तो इसका सारणिक संभव है। तो हमने इसको पहले मॉड ऑफ ए में लिख दिया और ऐसे करके इन सभी अवयवों को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको करने का जो तरीका है वो सीख लो, उसके बाद इसका शॉर्ट तरीका भी सिखा दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहली बात, आपको किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को लेना पड़ता है, आपकी मर्जी है आप किसको लेना चाह रहे हो। मैं हमेशा क्या कर रहा हूँ कि पहली पंक्ति को ही ले रहा हूँ। आप चाहोगे जब आप प्रश्न करोगे तो उसमें आपको बताऊंगा, कुछ प्रश्न आप लोगों ने द्वितीय पंक्ति को लेके करना पड़ेगा, कुछ पहले स्तंभ को लेके करने पड़ेंगे, तभी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आएगा। तो फिलहाल मैं पहली पंक्ति को ले रहा हूँ, मतलब पहली पंक्ति के अवयव ले रहा हूँ, ये तीनों ध्यान रखना। अब मुझे इनका स्थान पता होना चाहिए। आपको पता है कि ये जो पहला अवयव है इसका स्थान A11 है, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। 1 1 का मतलब ये होता है। ये दूसरा वाला जो है इसका स्थान A12 है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। जो ये तीसरा है इसका स्थान है A13, यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। आप देख रहे होंगे, तो स्थान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको करते समय जब आपने पहला अवयव लिया 1, तो इसका स्थान कौन सा था, 1 1, यानी -1 की घात ये लिखोगे जो ऊपर दिया है 1 + 1। समझे हो, जो आप जो अवयव ले रहे हो ना, उसके आगे -1 की घात जो भी उसका स्थान है, 1 जो भी स्थान है उनको जोड़ दोगे, 1 धन 1। अब ऐसे ही जब आप ये वाले अवयव को लोगे यहाँ पर, एक को दूसरे को, तो आपको पता है इसका स्थान 1 2 है, यानी 1 और 2 है, तो आप यहाँ पर -1 की घात 1 + 2 करोगे। समझिए, उसके बाद जब आप अगले वाले में आओगे 2 पर, ये लिखा है, तो इसके स्थान आपको पता है 1 3 है, तो -1 की घात 1 + 3 लिखोगे। तीनों के साथ प्लस प्लस ही है पहले,
ठीक है। और लेकिन जब इनका स्थान लिख रहे हो तो -1 की घात लिखना ज़रूरी है। इसको नहीं लिख के भी चल जाएगा, लेकिन आप शुरुआत में कर रहे हो तो आपको सीखना है कि ये ऋण धन और ऋण क्यों आता है। बाद में मैं आने वाले प्रश्नों में आप लोगों को समझा दूंगा कि आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हो। समझ गए। अब देखिए, जब आपने पहला वाला अवयव लिखा है एक, तो साथ में इसका चिन्ह लगाने के लिए आपने -1 की घात इसका स्थान लिख लिया। फिर आप इससे बनने वाली पंक्ति ये और इससे बनने वाले स्तंभ को छिपा दोगे, तो बचा क्या, ये वाला बचा। इसको आपने मॉडुलस के फॉर्म में यानी सारणिक के फॉर्म में इसको लिख लेना है 1 2 4 3। समझे। आपने ये अवयव लिया, ये लिया, तो इससे बनने वाली पंक्ति और इससे बनने वाले स्तंभ को आपने छिपाया, जो बचा इस हिस्से को यहाँ लिख दिया। ठीक है, समझ गए। छोटा करके लिख रहे हैं हम। बड़े सारणिक को देखिए 3 गुणा 3 के सारणिक को 2 गुणा 2 में बदल दिया है। अगला अवयव, जब अगले की बारी आई 1 2 ये लिखा आपने, और इसका स्थान लिखने के लिए -1 की घात 1 धन 2 लिखा। अब इससे बनने वाली पंक्ति कौन सी है, यही होगी, और इससे बनने वाला स्तंभ ये होगा। इनको अगर आप छिपाओगे तो क्या बचेगा आपको, आपके पास 3 2 बचेंगे, एक और एक 2 3 बचेगा। जैसा बचा है वैसा ही करके आप लोग क्या कर दोगे, इसको यहाँ लिख दोगे 2 गुणा 2 के सारणिक के रूप में। समझे, आसान है, कोई टफ नहीं है। अगला, जब आपने इस अवयव को लिया तो इससे बनने वाली और इसका स्थान लिख लिया पहले, -1 की घात 1 धन 3। इससे बनने वाली पंक्ति ये है और इससे बनने वाला स्तंभ ये है, तो बचा क्या, 3 1 और 2 4 बचा। इसको आप यहाँ लिख लोगे। आया समझ में। यानी आपने बड़े अवयव बड़े सारणिक को छोटे सारणिक में बदल दिया है। समझे, तो आसान है मेरे ख्याल से। लेकिन या तो इस पंक्ति को ले रहे हो आप, ले लिया आपने। अब अगर आप चाहते कि आप कहते सर नहीं मैं तो इस स्तंभ को लूँगा, तो फिर आपको करना क्या होता है, इस स्तंभ के तीनों अवयवों का स्थान पता होना चाहिए। ये है, और इसका स्थान क्या होता है, A2 3। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका स्थान A2 2 मतलब A2 है इसका स्थान A3 2 है। तो अब आप क्या करते ना, जब आप पहला वाला अवयव लेते यहाँ पर तो ये वाला 1 लेते, ठीक है, ये वाला 1 लेते, तो इसकी ये स्तंभ और इस पंक्ति को छिपाते और 3 2 2 3 को यहाँ पर लिखते। उसके बाद अगले में आप क्या करते कि इस अवयव को यहाँ पे लेते और इसका स्थान -1 की घात 2 धन 2 लिखते, और फिर इससे बनने वाली पंक्ति और इससे बनने वाले स्तंभ को छिपा देते। बचते क्या, 1 2 2 और 3, यहाँ पे 1 2 2 3 करके इस तरह से लिख देते। तीसरा, जब आपको ये वाला लिखना होता तो यहाँ 4 लिखते और इसका स्थान A3 2 है तो -1 की घात 3 धन 2 लिखते, और इससे बनने वाली पंक्ति और स्तंभ को छिपाते, तो बचता क्या, 1 3 और 2 2 बचता यहाँ पर। तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से, कोई खास इतना टफ है नहीं। आप चाहो तो किसी भी पंक्ति को किसी भी स्तंभ को के अवयवों को यहाँ पर ले सकते हो, उनके अनुसार उसके अंदर के छोटे वाले सारणिक आएंगे। समझे। फिलहाल हमने पहली पंक्ति ली है, और एक अवयव को हल करते समय, एक सारणिक को हल करते समय एक ही पंक्ति लेनी होती है, सारे नहीं लेने होते 9 के 9। कोई 3 अवयव ले लो, एक पंक्ति में होने चाहिए या एक स्तंभ में होने चाहिए। समझे। चलिए हल करते हैं फिर। अब तो आपको पता है -1 की घात 1 धन 1 तो धनात्मक आ जाता है, एक इनको गुणा करना, 1 गुणा 3 करोगे, 4 गुणा 2 करोगे, माइनस का चिन्ह बीच में आता ही है। यहाँ -1 की घात 1 धन 2 करोगे तो 3 आता है, और -1 की घात 3 में एक ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। अंदर 3 गुणा 3 9 आएगा, 2 गुणा 2 4 आएगा। ऐसे ही -1 की घात 4 है तो आपको पता है धनात्मक आ जाएगा। 2 ऐसे ही रहा, 3 चक्को 12, 2 दूनी 2 1 का 2, माइनस का चिन्ह। अब आपने हल किया, एक ये -5 आया, 1 5 आया, 2 और 10 आया। हल किया तो -5 20, ये -10 होगा, और 20 में से 10 घटाओगे 10 आ जाएगा उत्तर। तो आपने इतने बड़े सारणिक को हल किया और इससे आपका उत्तर इतना छोटा सा मिला। और ये हमने कौन सी, पहली पंक्ति को लेकर किया। आप चाहो तो दूसरी पंक्ति को लेकर कर लो, आप चाहो तो तीसरी को लेकर कर लो, आप पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ को लेकर कर लो। किसी से भी करोगे आपका उत्तर हमेशा +10 ही आने वाला है, इससे ना कम आएगा ना ज़्यादा आएगा। समझ रहे हो। तो काफ़ी आसान है, कोई टफ वाली चीज़ें नहीं है इसमें। ठीक है, तो सब चीज़ें आसान हैं, बस अब आपको कुछ नहीं करना है। 3 तरीके सीख लिए हैं आपने। 1 गुणा 1 के अवयव को हल करना, वो तो जो अवयव होता है वही आता है। दूसरा 2 गुणा 2 के अवयव को हल करना सीखा है, और तीसरा 3 गुणा 3 के अवयव का सारणिक को हल करना सीखा है। सारणिक को हल करना सीखा है, अवयव हल नहीं होता है। अवयव को जैसा है वैसा ही लिखना पड़ता है हमने। ठीक है, तो अब अगला देखिए कि आपको एक प्रश्न दिया है, इसको हल कीजिए। ये तो आसान है, आपको सब करा दिया है। तो 2 गुणा 2 करोगे, माइनस आएगा बीच में, फिर 4 गुणा -1 करोगे तो ये आएगा 4, और ये -4 आता, इस माइनस से मिलके +4 यानी 8 आ गया इसका उत्तर। तो ये तो अब आपके लिए खाली बच्चों वाला खेल हो गया।
आगे बढ़ते हैं उदाहरण 2 की ओर। तो उदाहरण 2 भी सेम है, इसको हल करिए कह रहा है, तो आपने कहा चलिए पहले विकर्ण को गुणा कर लेते हैं, फिर दूसरे विकर्ण को गुणा कर लेते हैं, x+1 x-1। ये खाली बस इसलिए दिया है एक्स स्क्वायर ताकि ये माइनस का प्रयोग करना आप सीखो। इनको a+b a-b है तो x² - 1 आएगा इसका उत्तर। लेकिन ब्रैकेट में रखोगे, क्यों रखोगे कि आगे पर माइनस है, अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और +1 आपका उत्तर आ जाएगा आसानी से। समझ गए, कोई खास स्टफ है नहीं इस तरह का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये 3 × 3 का अवयव, इसको हल करना आपने भी सीखा। देखिए यहाँ पर इसको डेल्टा से लिखा है, कहीं पर आपको ये दिख जाए DET ए दिख जाए, डिटर्मिनेंट ए या मॉड ए दिख जाए और साथ में अवयव तरह का सारणिक तरह का बना हो, तो आपको समझ लेना है कि ये क्या है, सारणिक है और इसको हम हल करके इसका छोटा उत्तर निकालेंगे हमेशा। तो चलिए हमने क्या किया, इसको हल करना है तो चलिए ये रहा, आपने पहली पंक्ति ली है हमें इस बार भी, ठीक है, आपकी मर्जी है किसी समय कुछ भी लो। तो पहली पंक्ति ली है तो मैंने पहला अवयव 1 लिया, तो इसका स्थान -1 की घात, जो इसका स्थान a11 है तो उसके हिसाब से इसकी घात में 1+1 आया। अब इसको लिया तो इससे बनने वाली पंक्ति और इससे बनने वाले स्तंभ को हटाएंगे तो बचेगा क्या, 3 0 1 0, जो हम लिख चुके हैं। अगला अवयव 2 लिया तो आपको पता है इसका स्थान 1+2 3 1 2 है, तो -1 की घात 1+2 करा। उसके बाद आपने 2 लिया तो 2 से बनने वाला स्तंभ और 2 से बनने वाली पंक्ति छिपा दी, तो बचा क्या, -1 4 और 0 0, जो आपको दिख रहा होगा, इनको लिख दिया। तीसरा अवयव 4 लिया, इससे बनने वाली पंक्ति स्तंभ को हटाया, इसका स्थान है 1+3, तो -1 की घात 1+3 किया, और 4 लिया तो आपको पता है बचा क्या, -1 3 और 4 1 लिख दिया। अब लिखने की देर है, अब तो आपको आसानी से आ जाएगा। आगे आपने पता है ये एक यहाँ गुणा 0, ये माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा -2, एक और 0 को गुणा करोगे, 4 और 0 को गुणा करोगे माइनस करके, फिर ये तो धनात्मक आ जाएगा, 4 रहेगा, यहाँ इन दोनों को गुणा करोगे, माइनस इन दोनों को गुणा करोगे। आपने हल किया, यहाँ 0 आ रहे थे सब 0 हो गया, यहाँ 0 आ रहे थे तो 2 से गुणा करा, 0 ही आ गया, 4 ये -1 -12 है, तो -13 × 4 -52, तो यानी इसका उत्तर आपका आ गया -52, डेल्टा बराबर -52। तो आपको समझ में आ गया है कि जो सारणिक होता है इसको हल करने की तरीका का सबसे सरल तरीका ये वाला है। आप ध्यान रखना कि आपको सारणिक को हल करने का अभी ये तरीका दिखाया गया है ना ऊपर पर, तो ये आपको लंबा तरीका सिखाया है जिसमें आपको पूरा एक एक अवयव को लेके करना पड़ रहा है एक पंक्ति के। अभी आगे कल जो आएगी वीडियो उसमें नियम आएंगे इसको हल करने के। कई बार जो हमारे पास ये सारणिक होता है, इसमें कुछ अवयव हैं, इन अवयवों को कुछ अलग तरीके से थोड़ा अच्छा बनाया जाता है जिससे कि इसका उत्तर आसानी से निकल सके, तो वो हम कल देखेंगे। फिलहाल आज तो आप सिर्फ ये निकालना सीखो। जैसे अगला आपके पास ये है सारणिक, इसको हल करो कह रहा है, तो पहली पंक्ति ली हमने, 0 लिया, आपको पता है इसकी घात -1 की घात 1 धन 1 है, तो हमने इसको धनात्मक ही लिख दिया। और जब साइन अल्फ़ा लिया तो आपको पता है कि यहाँ पर इसका स्थान 1 धन 2 यानी 3 आएगा, -1 आएगा, तो हमने सीधे माइनस लगा दिया। अगला जब कॉस अल्फ़ा लिया तो आपको माइनस कॉस अल्फ़ा लिया -a, ठीक है, तो आपको पता है कि इसका स्थान है 1+3 और 1+3 4 होता है, -1 की घात 4 प्लस आता है, तो हमने इसको धनात्मक लिखा है, ठीक है। ये देखिए माइनस कॉस अल्फ़ा है और आगे धनात्मक लिखा है, यहाँ ऋणात्मक लिखा है, यहाँ धनात्मक। तो आप लोग इसको ना लिख कर कुछ समझ के भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक हो सके तो स्थान को लिख लेना, और जब आप आने वाले कुछ प्रश्न करोगे तो उनमें आप दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति को लेकर करना, कभी कुछ स्तंभ को लेकर करना, ताकि आपको हमेशा हर एक तरह से चीज़ें समझ में आए। तो अब ध्यान देना, जब आपने 0 लिया तो इससे बनने वाली पंक्ति और स्तंभ छिपाया तो ये 4 अवयव आए, इनको लिख दिया। फिर आपने जब कॉस साइन अल्फ़ा लिया तो आपने इसके बनने वाली पंक्ति स्तंभ छिपाया, तो 2 अवयव ये 2 अवयव ये आए, जैसे आए वैसे ही लिख दिए। तीसरा जब आपने माइनस कॉस अल्फ़ा लिया तो आपके ये स्तंभ और ये पंक्ति छिपे, तो ये 4 बचे और ये चारों को आपने जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया। अब हल करना है, आसान है। पहला आपको पता चल गया 0 से अगर आप इसके किसी को भी करोगे गुणा तो 0 ही आना है, तो डायरेक्ट 0 लिख लिया। माइनस साइन अल्फ़ा, इन दोनों को गुणा करोगे तो 0 आएगा, इन दोनों को करोगे तो कॉस अल्फ़ा साइन बीटा आएगा, जैसा है। अगला आपने माइनस कॉस अल्फ़ा, इसको ऐसे लिख लिया, यहाँ आप माइनस साइन अल्फ़ा और माइनस इन दोनों को गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस इन दोनों को गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। आगे आपने हल किया तो यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ माइनस का ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा एक साथ लिख दिया। अब यहाँ माइनस कॉस अल्फ़ा है और साइन अल्फ़ा साइन बीटा है, तो मैंने इसको भी लिखा है यहाँ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा,
अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों जो हैं सेम है, तो पूरा पूरा कट जाएगा और 0 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका उत्तर 0 आ चुका है इस बड़े से सारणी का हल करने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। अगला देखते हैं, उदाहरण 5 है आपके पास। यदि ये बराबर, ये और ये दोनों बराबर दिए हों, ये सारणिक और ये सारणिक बराबर हैं, तो x का मान निकालो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने आव्यूह पढ़ा, आव्यूह में अगर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट दिया होता तो आप कहते कि x बराबर 2, क्योंकि आपको पता है करस्पॉन्डिंग जो अवयव होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन यह सारणिक है। तो यहाँ पर आपको पता है ये इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, फिर निकलेगा x का मान। तो आपने इसको हल किया 3 गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 गुणा 1 माइनस 4 गुणा 2। ठीक है, अब इसको हल किया 3 माइनस एक्स स्क्वायर आया इस साइड, और इधर 3 माइनस 8 आया, तो ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5, ये इधर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 आ गया। एक्स निकालोगे तो धन प्लस माइनस दोनों चिन्ह आने चाहिए, मैं बहुत दिनों से बताते आ रहा हूँ, तो ये चीज़ हमेशा के लिए ध्यान रखना। तो यह हटेगा, अंडर रूट 8 आएगा, अंडर रूट 8 को आप 2 रूट 2 लिख सकते हो। कैसे? 8 के करोगे तो 2 4 2 2 1, ये जोड़ा बन रहा है तो बाहर आ जाएगा, ये अंदर रहेगा। ठीक है, ये आपने सीखा होगा। तो x का मान ऐसा आ गया। यही ध्यान रखने वाली चीज़ है कि पेपर में कई बार प्रश्न आपको ऐसा दिखता है सारणिक के रूप में, और कई बार आपको ऐसे करके आव्यूह के रूप में दिखता है। आव्यूह में आपको देखना है पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर होता है। ठीक है, जबकि सारणिक में आपको हल करना पड़ता है। तो पेपर में ये गलती मत करना कि जल्दीबाजी में आप x बराबर 2 लिखा रहे हो। समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट लगा देना इसके ऊपर, समझ गए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्न संख्या 1 और 2 आपने करने हैं। सिर्फ मैं अब आपको प्रश्न संख्या 3 करा रहा हूँ, बाकी पूरी प्रश्नावली आपने करनी है 8 तक की। ठीक है, सब वैसे प्रश्न हैं, बस इसको देखो मैं क्यों करा रहा हूँ। पेपर में आया हुआ प्रश्न है कई बार। ए बराबर ये आव्यूह दिया है आपको। आव्यूह देगा तो देखिए हमेशा आपको ऐसे ब्रैकेट में देगा। अगर आपको सारणिक देगा ना, तो सारणिक जब देगा तो आपको इस तरह से नहीं लिखा होगा, वहाँ मॉड ए करके ऐसे लिखा होगा, दोनों तरफ, इस साइड भी इस साइड भी, समझ लेना। तो आप जब निकाल रहे हो कि ए बराबर इतना दिया है, आपसे कह रहा है दिखाइए कि सारणिक 2a बराबर 4 सारणिक ए के बराबर होता है। तो आपने कहा चलिए फिर LHS RHS को हल करते हैं। 2 लिखा, सारणिक बाहर लगा है, ए है तो ए की जगह पर अब आपको आव्यूह लिखना है पूरा। ठीक है, और इधर 4 है और यहाँ सारणिक ए है, तो यहाँ पर आव्यूह हटकर सारणिक का चिन्ह आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 2 था, यहाँ खाली जहाँ ए था वहाँ तो पूरा आव्यूह लिखा, जहाँ मॉड ऐसा सारणिक ए था तो वहाँ सारणिक लगा दिया, और आपका आव्यूह का जो ब्रैकेट होता है ये हट गया अपने आप। ठीक है, अब यहाँ देखो आव्यूह के साथ में 2 से गुणा करते हैं तो सभी अवयवों के साथ गुणा होता है, हमने सीखा था, हो गया। तो उसके बाहर पे ये आ गया था, तो ये इसमें बदल गया अब जो आव्यूह था। और आपको पता है यहाँ 4 से हम अंदर गुणा नहीं कर सकते क्योंकि ये सारणिक है, तो सारणिक को हल किया आपने 1 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 8। फिर इधर पर भी अब आप हल कर सकते हो क्योंकि ये भी सारणिक बन चुका है, तो आपने 2 गुणा 4 माइनस 8 गुणा 4, 4 यहाँ रहने दिया, यहाँ अंदर हल किया, यहाँ हल करने के बाद ये आया इधर साइड। अब देखिए अंदर हल करके माइनस 6 आया, अब आप गुणा करोगे 4 से। ठीक है, और इधर पर हल हो चुका है माइनस 24 बराबर, तो इसलिए प्रूव्ड हो गया, ये सिद्ध हो गया। बाकी सारे प्रश्न आपको करने हैं, देखिए कैसे करने हैं, क्योंकि सभी जैसे अब मैंने बताए हैं सब वही हैं, कोई अलग नहीं है, बस थोड़ी मेहनत करिए। तो देखिए पहले तो आपको ये खाली ईजी वाले प्रश्न शुरू के 2 हैं, जिनमें आपको इनको इनको गुणा, इनको इनको गुणा, इनको इनको गुणा करके हल करना है। आपको पता ही है, काफ़ी आसान है। ये मैं अभी कराया मैंने, चौथा आप कर सकते हो, चाहे 3 गुणा 3 का आ गया, लेकिन बात एक ही है। तो कैसे करोगे, जैसे ये देखिए सेम ही है, कोई अलग चीज़ है नहीं, तो आप इसको कर लोगे चौथे को। पांचवा प्रश्न आपको ही करना है क्योंकि मान निकालना आपने सीखना है, सिंपल सी चीज़। अब जब आप इसको करोगे तो कैसे करना, पहले वाले में पहली पंक्ति को लेना, दूसरे वाले में दूसरी पंक्ति लेना, तीसरे में तीसरी पंक्ति लेना, चौथे में पहला स्तंभ लेना। ध्यान रखना इसमें स्तंभ लेना, मैं चेक करूँगा, यही चीज़ें आप लोगों ने करी होनी चाहिए। जहाँ पर नहीं आए तो पूछ लेना, लेकिन आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर सब चीज़ बिगड़ जाएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग करना। यहाँ तक का ये वाला प्रश्न भी मेरे ख्याल से आपसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन करना कैसे है, पहली पंक्ति लोगे इसमें, इसमें दूसरी पंक्ति, इसमें तीसरी पंक्ति, इसमें पहला स्तंभ, कोई भी स्तंभ ले लेना, चलिए दूसरा या तीसरा कोई ले लेना, इसमें स्तंभ लेना। तो इस तरह से ये आप कंप्लीट हो जाएगा। अगला वाला सेम है, ए बराबर दिया है, सारणी के निकालना है, यानी ये भी इसी की तरह है प्रश्न। ठीक है, इसमें आप लोग तीसरा स्तंभ लेना।
हल करना ऐसे ही तभी सीखोगे। अगला 7वां, x का मान निकालना है, आपको पता है, इधर गुणा करोगे, इधर गुणा करोगे, नीचे नीचे निकलेगा, फिर आंसर आएगा। सीधे बराबर नहीं होगा, यहाँ भी ऐसे गुणा करोगे, इधर साइड, फिर उत्तर आएगा आपका x का मान। अभी कराया था। 8वां प्रश्न भी सेम है, यहाँ गुणा, x का मान आएगा। समझ गए? तो इतने प्रश्न आप लोगों को करने हैं आज, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, करिए फिर आपको पता चलेगा क्यों है। तो 8 तक के प्रश्न आप लोग कर लेना। उसके बाद कल हम देखिए आगे दिया है ना सारणिकों के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यहीं पर वो गुणधर्म है जिसमें आपको 3 × 3 की आव्यूह को इतना बड़ा करके सॉल्व करने की बजाय छोटा करके सॉल्व करना पड़ता है। ये इसको हल करने पर बड़े बड़े आपके हल करने पर उत्तर आते हैं बीच में कैलकुलेशन, उसको आसान करने के कुछ गुणधर्म हैं। इन गुणधर्मों को कल पढ़ेंगे, और फिर अगला वीडियो कल आएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।